तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और अध्याय 6 जो जैव प्रक्रम है, इस अध्याय में आज हम बात करेंगे मनुष्य में पोषण की। तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक जो है जटिल प्राणी है, इसलिए मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो भी जटिल होता है। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें क्या होता है। स्टूडेंट्स, मनुष्य के पाचन तंत्र में एक आहार नाल होती है और कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। आहार नाल जो होती है यह मुंह से गुदा तक फैली एक नली होती है और आहार नाल के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है मुंह, दूसरा है ग्रसिका, तीसरा है आमाशय, चौथा है क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत, पांचवा है बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। इसको हम कोलान भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फिगर में आपको मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत इन सभी जो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं भाग, उनको दर्शाया गया है। तो अब हम बात करते हैं सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन सी आती हैं? पहला है लार ग्रंथि, दूसरा है यकृत, तीसरा है अग्नाशय। तो ये जो सहायक ग्रंथियां हैं ये भी पाचन तंत्र के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये आहार नाल के बाहर होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले आहार नाल के भाग के बारे में। तो जो पहला भाग है आहार नाल का वो है मुंह। मुंह यानी कि मुख गुहा। तो मुख गुहा में आता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दांत जो होते हैं और जीभ और लार ग्रंथियां, ये सभी जो हैं मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं। जीभ में जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो जब भी हम भोजन ग्रहण करेंगे तो मुंह के द्वारा ही करेंगे, तो उस भोजन का स्वाद हमें पता चलता है कि भोजन तीखा है, कड़वा है, मीठा है। तो वो सब किसके कारण पता चलता है? जीभ में पाई जाने वाली स्वाद कलिकाओं के कारण। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब भोजन मुख गुहा में आता है तो भोजन को चबाया जाता है। तो भोजन को चबाने के दौरान जो पेशी जिह्वा होती है यानी जो जीभ होती है, भोजन को लार में पूरी तरह मिलाती है। और जबकि दांत क्या करते हैं? दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मुख के अंदर ही लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जो लार का स्राव करती हैं। और लार जो है भोजन को फिसलन भरा बनाती है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। और इसके साथ ही लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम एमिलेस एंजाइम कहते हैं। और ये जो एमिलेस एंजाइम है ये मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में तोड़ देता है। तो ये भोजन जब मुंह में होता है तो कौन कौन सी प्रक्रिया होती है या कौन कौन सा प्रक्रम होता है, उसके बारे में मैंने बात की। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट की, यानी नोट के अंतर्गत, कि आहार नली जो होती है इसके हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? क्योंकि भोजन का सही ढंग से पाचन हो सके, इसलिए। तो यह जो क्रमाकुंचक गति होती है ये पूरी भोजन नली में पाई जाती है। लास्ट में हम बात करेंगे ग्रसिका की। ग्रसिका को ही हम ईसोफेगस कहते हैं। अब जो भोजन मुंह में होता है तो ये भोजन मुंह से आमाशय तक ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्रमाकुंचक गति क्या होती है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, जहाँ तक ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति की बात है, तो जो ग्रसिका की मांसपेशियाँ होती हैं उनमें संकुचन एवं शिथिलन होता है, तो इसी को हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं। और अब हम बात करेंगे आमाशय की। आमाशय यानी कि स्टोमक। तो भोजन अब जो है कहाँ पे आ गया? आमाशय में। और आमाशय क्या है? आमाशय एक थैली जैसा अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। और आमाशय की जो पेशी भित्त होती है
ये भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। और भोजन का पाचन जो होता है ये आमाशय की भित्ति में मौजूद जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। आमाशय की भित्ति में मौजूद जठर ग्रंथियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है, और श्लेष्मा का श्रावण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये भोजन में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो श्लेष्मा जो होता है ये आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो ये हो गई बड़ी आंत की बात। अब हम बात करेंगे कि भोजन जब क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में आता है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, छोटी आंत यानी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय से भोजन जब छोटी आंत में आता है या प्रवेश करता है तो यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यानी एक अवरोधनी पेशी होती है जो कि भोजन को वापस स्टोमक यानी आमाशय में जाने से रोकती है। छोटी आंत जो होती है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जो अत्यधिक कुंडलित होने के कारण थोड़े स्थान में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो छोटी आंत यानी क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। भोजन के पाचन के लिए छोटी आंत जो है यकृत एवं अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। तो यहाँ पे इस फिगर में आप लोग यकृत एवं अग्नाशय को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यकृत जो होता है, यकृत से स्रावित जो पित्त रस होता है ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। तो जो भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और छोटी आंत में जो यकृत से स्रावित पित्त रस होता है ये भोजन को क्षारीय बनाता है, जिससे कि जो अग्नाशयिक एंजाइम होते हैं वो इस पर सही रूप से क्रिया कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो पित्त रस होता है, पित्त रस का दूसरा कार्य कौन सा होता है? यानी पित्त रस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने के अलावा इसका जो दूसरा कार्य है वो क्या है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वसा का इमल्सीकरण कहलाती है। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है ताकि एंजाइम जो है सही रूप से कार्य कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन एंजाइम, यानी जो अग्नाशय होता है उसका श्रावण छोटी आंत में आता है तो उस अग्नाशय रस में या उस अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है इसको हम प्रोटीन पाचक एंजाइम भी कहते हैं और ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। इसके साथ ही अग्नाशयिक रस में दूसरा कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज एंजाइम होता है जो कि इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो क्षुद्रांत्र होती है, क्षुद्रांत्र की भित्ति में मौजूद जो ग्रंथि होती है वो आंत रस का श्रावण करती है। और आंत रस में जो एंजाइम मौजूद होते हैं ये एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज एवं वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो पाचित भोजन होता है उसको छोटी आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। और छोटी आंत के जो आंतरिक स्तर होता है, छोटी आंत का जो आंतरिक स्तर होता है उस पर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनको कि हम दीर्घ रोम कहते हैं। और ये जो दीर्घ रोम होते हैं ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं जिससे कि पचा हुआ भोजन अधिक से अधिक अवशोषित
हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो दीर्घ रोम होता है, दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का अधिकता होती है। दीर्घ रोम जो होता है उसमें रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। और जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, इनमें इस भोजन का उपयोग किस लिए होता है? नई कोशिकाओं के या नए ऊतकों के निर्माण के लिए। इसके साथ ही जो पुराने ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत के लिए इनका उपयोग होता है, और साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है। लास्ट में हम बात करेंगे बृहदांत्र की, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत की। तो जो बड़ी आंत होती है, तो ये जो है बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आ जाता है, यानी बड़ी आंत में बिना पचा हुआ भोजन आ जाता है या भेज दिया जाता है। जहाँ दीर्घरोम, तो बड़ी आंत में भी क्या पाए जाते हैं? दीर्घरोम पाए जाते हैं। तो जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, और अन्य जो पदार्थ होता है ये गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और इस वर्ज्य पदार्थ यानी इस बेकार पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बहिक्षेपण का मतलब होता है शरीर से जो बेकार पदार्थ होता है, यानी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, उसको शरीर से बाहर निकालने को ही बहिक्षेपण कहा जाता है। और ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।